हाय गाइज। अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच गए थे, उनको आज कवर करवाते हैं। ठीक है, तो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं के महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सब का सब, तो प्लीज़ अब इसे ध्यान से देखिएगा। आपका पहला क्वेश्चन क्या है? अक्षांश रेखा क्या है? अक्षांश रेखा क्या है? अक्षांश रेखा, ठीक है, अक्षांश रेखा क्या है? तो देखिए, आप कहेंगे पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा है। ठीक है, खींचे जाने वाली काल्पनिक रेखा है। ठीक है, अक्षांश रेखा क्या है? तो आपका जवाब क्या होगा? पश्चिम से पूर्व की ओर खींची जाने वाली काल्पनिक रेखा है। ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे आप? दूसरा पॉइंट इसमें ये होगा कि यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। हर एक अक्षांश रेखा क्या करती है? पृथ्वी को हर एक अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो भागों में, बराबर नहीं, हर एक अक्षांश रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ठीक है, बांटती है। केवल विषुवत रेखा है जो 0 डिग्री अक्षांश है, वह केवल क्या करती है? दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दो बराबर भागों में बांटती है। कौन? केवल 0 डिग्री अक्षांश। तीसरा पॉइंट लिखते हैं, केवल 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, क्लियर? यह क्लियर हुआ? ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है? दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? बताइए, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? दो अक्षांशों के बीच की दूरी, कितनी होती है? दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? ठीक है, ओके। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा 111 किलोमीटर। ठीक है, 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, कितनी होती है? 111 किलोमीटर। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर, भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर 23.5 डिग्री पर कौन सी अक्षांश रेखा होती है? भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर 23.5 डिग्री पर कौन सी अक्षांश रेखा होती है? कौन सी अक्षांश रेखा होती है? भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर, भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा से उत्तर की ओर। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा होती है? तो आपका आंसर क्या होगा? आप कहेंगे कर्क रेखा। ठीक है, कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा होती है? ठीक है, भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर
भूमध्य रेखा से, क्वेश्चन नंबर 4 ना, भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर, भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर, 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा होती है, कौन सी रेखा होती है, कौन सी रेखा होती है? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा, देखिए, भूमध्य रेखा से दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री पर कौन सी रेखा होती है, यही प्रश्न है आपका। तो हमने बताया था 23.5 डिग्री पर कौन सी होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा मकर रेखा। ठीक है, कौन सी रेखा? मकर रेखा। ठीक है, मकर रेखा। मकर रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मकर रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा, कर्क रेखा किस देश से, कर्क रेखा किस देश से, किस देश से होकर नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है, होकर नहीं गुजरती है? बताइए। अब देखिए, इस प्रश्न का आंसर तब आप बता पाएंगे जब आपको यह पता हो कि कर्क रेखा से गुजरने वाले कौन कौन देश हैं। ठीक है, तो यह वीडियो मैंने बनाया है, यूट्यूब पे देख लीजिएगा। कर्क रेखा से गुजरने वाले सभी देशों को हमने कवर करवाया है। ठीक है, तो कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? आपके सामने ऑप्शन देखिए है, आपके सामने ऑप्शन है। ठीक है, म्यांमार, ठीक है, म्यांमार। ऑप्शन बी बांग्लादेश, बांग्लादेश। ठीक है, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी नेपाल। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर सही होगा नेपाल। ठीक है, चीन से, बांग्लादेश से, म्यांमार से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, चीन से भी, म्यांमार से भी और बांग्लादेश से भी कर्क रेखा गुजरती है। ऐसे ही टोटल 17 ऐसी रेखाएँ, ऐसे टोटल ऐसे 17 कंट्री हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, टोटल ऐसे 17 कंट्री हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो 17 कंट्री का नाम हमने लिख दिया है। ठीक है, उसके लिए स्पेशल एक वीडियो बना है, उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मध्य से गुजरने वाली एक महत्वपूर्ण अक्षांश कौन सा है? भारत के मध्य से गुजरने वाली, भारत के मध्य से गुजरने वाली एक महत्वपूर्ण अक्षांश कौन सा है? भारत के मध्य से गुजरने वाली एक महत्वपूर्ण अक्षांश कौन सा है? आपका आंसर क्या होगा भाई? भारत के मध्य से कौन सी अक्षांश गुजरती है? कौन सी अक्षांश गुजरती है? तो आपको पता है, एक ही है, वो कौन सा है? कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस स्थान पर सबसे अधिक होती है? ठीक है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, ठीक है, सबसे अधिक किस जगह होती है? ठीक है, ओके। दो देशांतर रेखाओं की, क्वेश्चन नंबर 7 है ना, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी
सबसे अधिक किस स्थान पर होती है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सबसे अधिक किस स्थान पर होती है? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा विषुवत रेखा के पास। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के पास। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के पास। भूमध्य रेखा के पास कितनी होती है? सबसे अधिकतम दूरी कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस होता है। ठीक है, कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रधान मध्याह्न रेखा किस जगह से होकर गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा इसी को बोलते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा। इसी को क्या बोलते हैं? प्रधान यामोत्तर रेखा या प्रधान या ग्रीनविच लाइन। प्रधान मध्याह्न रेखा किस जगह से होकर गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा किस जगह से होकर गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा, इसका क्या नाम है? प्रधान मध्याह्न रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा या ग्रीनविच लाइन। ठीक है, किस जगह से होकर गुजरती है? ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, क्या आंसर होगा? यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम या लंदन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम है ना, यूनाइटेड किंगडम में एक जगह पड़ता है ग्रीनविच से। ठीक है, ग्रीनविच से गुजरती है। ठीक है, ओके। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पूछ दिया, इतना सिंपल सवाल पूछ दिया है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? ये क्या है? ठीक है, क्या है? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है? ठीक है, बहुत ही इजी सवाल है। ठीक है, बहुत ही इजी सवाल है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है, यानी कर्क रेखा क्या है, उसको डिफाइन कैसे करेंगे? आप कहेंगे उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश। ठीक है, 23.5 डिग्री अक्षांश ही क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इसको मिटाते हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, अगर हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को बिंदु माने। 9 नंबर क्वेश्चन, अगर हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, अगर हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव अगर हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बिंदु को
अक्षांश माने तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? ठीक है, एक क्वेश्चन ये भी है। अगर हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बिंदु को अक्षांश माने तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? ठीक है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बिंदु को अगर अक्षांश माने, ठीक है, तो कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होगी? हमने बताया था कितनी होगी, हमने बताया था, क्या बताया था? 181, 181। अगर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बिंदु को अगर अक्षांश नहीं मानेंगे तो उस समय क्या होगा? उस समय आपका आंसर होगा 179। ठीक है, ओके। और जब विषुवत रेखा को अगर अक्षांश नहीं मानते हैं उस समय क्या होता है आपका आंसर? उस समय होता है 180। ठीक है, उसमें अक्षांश के रूप कितने होते हैं? 180। ठीक है, ये तीनों बात आप समझ में आई? तीनों पॉइंट समझ में आया? क्लियर? चलिए, तो अगर ऑप्शन में दिया होगा 181 तो 181 सबसे पहले मारेंगे। ठीक, वरीयता किस पे जाएगी? 181 पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है? पृथ्वी 1 घंटे में कितनी देशांतर घूम लेती है? पृथ्वी 1 घंटे में कितनी देशांतर पृथ्वी 1 घंटे में कितनी देशांतर घूम लेती है? बताइए, पृथ्वी 1 घंटे में कितनी देशांतर घूम लेती है? ठीक है, जब ऐसा प्रश्न आएगा तो आप कहेंगे 1 घंटे में घूमती है कितना? 1 घंटे में 15 डिग्री घूम लेती है। ठीक है, कितना डिग्री? 15 डिग्री। 1 घंटे में 15 डिग्री घूम लेती है। ठीक है, 24 घंटे में कोई पूछेगा तो कितना? 24 घंटे में 360 डिग्री। 1 घंटे में 15 डिग्री, तो 4 मिनट में आप बोलेंगे 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी। ठीक है, 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा को और किन अन्य नामों से जाना जाता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा को, क्वेश्चन में क्या है ना, 0 डिग्री देशांतर रेखा को और किन अन्य नामों से जाना जाता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा को और किन अन्य नामों से जाना जाता है? ठीक है, तो बताइए। तो आप बोल सकते हैं इसको ग्रीनविच भी बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा, या इसी को बोलते हैं प्रधान यामोत्तर रेखा, प्रधान यामोत्तर रेखा, प्रधान यामोत्तर, किसी को ग्रीनविच रेखा बोलते हैं, प्रधान यामोत्तर भी बोलते हैं, इसी को प्रधान मध्याह्न रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, ग्रीनविच लाइन या प्रधान यामोत्तर लाइन, या इसी का क्या नाम है? इसी का नाम है प्रधान मध्याह्न रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है, देखिए इसके 3 नाम है, ग्रीनविच रेखा या प्रधान यामोत्तर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर के अन्य नाम है। ठीक है, 0 डिग्री देशांतर के अन्य नाम है। ठीक है, इसी, देखिए अगर ये ग्लोब है, ठीक है, ग्लोब है, तो ये क्या है? ये ग्रीनविच लाइन है। ठीक है, यानी इसी को बोलते हैं प्रधान यामोत्तर लाइन या प्रधान मध्याह्न रेखा। इसी रेखा से ही क्या निर्धारण होता है? पूर्वी देशांतर का और पश्चिमी देशांतर का। इधर के लाइन क्या कहलाएंगे? इधर के लाइन पश्चिमी देशांतर और इधर के लाइन पूर्वी देशांतर। ठीक है,
यानी इस प्रकार की जो लाइन होगी, इस प्रकार की लाइन जो होगी वो क्या, पूर्वी देशांतर, और इधर की लाइन इस तरह की, इस लाइन की यानी ग्रीनविच लाइन से इधर की, उसको बोलेंगे पश्चिमी देशांतर। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 में है 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन क्यों होता है? 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन क्यों होता है? बड़ा दिन क्यों होता है? बड़ा दिन क्यों होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा? आप कहेंगे 22 दिसंबर को, ठीक है, बड़ा दिन क्यों होता है? कारण ये है, क्या कारण है? कारण ये है कि 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है। ठीक है, सूर्य की किरण लंबवत पड़ती है, लंबवत पड़ती है या सीधी पड़ती है। ठीक है, लंबवत पड़ती है या सीधी पड़ती है। क्लियर? क्वेश्चन क्लियर हो गया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी कुछ ऐसा ही है। यहाँ 22 दिसंबर को, ठीक है, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन क्यों होता है? कारण क्या था? मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत या सीधी पड़ती हैं। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन और बन सकता है। 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन क्यों होता है? बड़ा दिन क्यों होता है? बड़ा दिन क्यों होता है? ठीक है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन क्यों होता है? ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा भाई 21 जून को, ठीक है, 21 जून को बड़ा दिन। ठीक है, इसका मतलब क्या है? उत्तरी गोलार्ध में आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा उत्तरी गोलार्ध में उस समय क्या होता है? कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा पर, ठीक है, 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। सूर्य की किरणें लंबवत या सीधी पड़ती हैं। ठीक है, सूर्य की किरणें लंबवत या सीधी पड़ती हैं। ठीक है, लंबवत पड़ती हैं या सीधी पड़ती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 14, दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 90 डिग्री अक्षांश। 90 डिग्री कितना? दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? तो 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर अक्षांश रेखा बढ़ती है या घटती है? ध्रुवों की ओर बढ़ने पर अक्षांश रेखा
घटती है या बढ़ती है? बताइए। ध्रुवों की ओर बढ़ने पर अक्षांश रेखा घटती है या बढ़ती है? ठीक है, ध्रुवों की, कहाँ पे? ध्रुवों की ओर बढ़ने पर, यानी विषुवत रेखा से जब ध्रुवों की तरफ जाएंगे उस समय अक्षांश रेखा घटेगी या बढ़ेगी? तो अब देख लीजिए, फिगर से देख लीजिए, ये क्या है? पृथ्वी है, ये क्या? विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा से ऊपर क्या है? ये अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं। अब अक्षांश रेखाएं घट रही हैं या बढ़ रही हैं? देखिए इसका आकार क्या हो रहा है, इसका आकार क्या आ रहा है? देखिए घटता जा रहा है, घटता जा रहा है ना। तो आपका आंसर क्या होगा? ध्रुवों की ओर बढ़ने पर अक्षांश रेखा हमेशा घटती है। ठीक है, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? घटती हैं। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? घटती हैं। क्लियर? देख लीजिए यहाँ पे क्या हो रहा है? घट नहीं रही है ना, घट रही है ना। यानी अक्षांश रेखाएं क्या हो रहा है? अक्षांश रेखाओं का आकार क्या हो रहा है? घट रहा है। क्लियर? क्लियर है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को आपस में कौन सी रेखा मिलाती है? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को कौन सी रेखा आपस में मिलाती है? कौन सी रेखा आपस में मिलाती है? कौन सी रेखा आपस में मिलाती है? तो आपका आंसर क्या होगा? देखिए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को कौन सी रेखा आपस में मिलाती हैं? ठीक है, तो उस रेखा का नाम क्या है? आप कहेंगे आंसर क्या होगा? आप कहेंगे देशांतर रेखा। ठीक है, कौन सी रेखा? देशांतर रेखा। ठीक है, देशांतर रेखा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन। क्लियर? लॉन्गिट्यूड लाइन। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। उस काल्पनिक रेखा का नाम क्या है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है? उस काल्पनिक रेखा का नाम क्या है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। उस काल्पनिक रेखा का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, उस काल्पनिक रेखा का नाम क्या है? उस काल्पनिक रेखा का नाम क्या है? उस काल्पनिक रेखा का नाम क्या है? उस काल्पनिक रेखा का नाम क्या है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में, 2 बराबर भागों में बांटता है? 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, उस काल्पनिक रेखा का नाम क्या है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा का नाम क्या है? एक और क्या नाम है? विषुवत रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा, या इसी को क्या बोलते हैं? इसी को 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को इक्वेटर लाइन भी बोलते हैं। इक्वेटर लाइन भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? ये क्वेश्चन हो गया। अगर क्वेश्चन हो गया तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। सर्वाधिक किस रेखा पर अधिक तापमान ज्ञात किए जाते हैं? सर्वाधिक किस रेखा पर अधिक तापमान ज्ञात किए जाते हैं? किस रेखा पर अधिक तापमान ज्ञात किए जाते हैं?
सर्वाधिक किस रेखा पर अधिक तापमान ज्ञात किए जाते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा भाई? देखिए ये हमने बताया था ना, ये अपना इक्वेटर लाइन है, ये क्या है, ये भूमध्य रेखा है, और ये क्या है, मकर रेखा है। तो इसी के बीच में क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। क्योंकि यहाँ पे हर वर्ष यानी पूरे वर्ष भर क्या होती है, गर्मी पड़ती है। इस एरिया में पूरे साल क्या होती है, गर्मी पड़ती है। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ का टेम्परेचर अधिक हो जाता है। ठीक है, ओके चलिए, तो यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर होगा भूमध्य रेखा। आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस अक्षांश रेखा पर दिन और रात समान रहती है? किस अक्षांश रेखा पर दिन और रात बराबर रहती है। ठीक है, किस अक्षांश रेखा पर दिन और रात बराबर रहती है? ठीक है, क्या दिन और रात बराबर। ठीक है, किस अक्षांश पर? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कब होती है? देखिए, भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा पर दो बार ऐसा होता है घटना जब दिन और रात बराबर होती है। एक होता है 23 सितंबर। ठीक है, 23 सितंबर। ठीक है, दूसरा क्या होता है 21 मार्च, यानी 21 मार्च को भी और 23 सितंबर को भी दिन और रात एकदम बराबर होते हैं। ठीक है, दिन और रात बराबर होते हैं। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। 20 यानी 20। तो 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है? धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर के बराबर होती है? धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर के बराबर होती है? 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर के बराबर होती है? कितने किलोमीटर के बराबर होती है? ठीक है, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी कितने किलोमीटर के बराबर होती है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर। ठीक है, 111 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? देखिए, अगर पूछेगा दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है, ऊपर क्या पूछा था? उत्तरी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? आंसर क्या था? 90 डिग्री। तो यहाँ पे भी आंसर क्या होगा? 90 डिग्री। यानी दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना होता है? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री। ओके, क्लियर? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22। देशांतर रेखा मकर रेखा मकर रेखा भूमध्य रेखा और कर्क रेखा को भूमध्य रेखा और कर्क रेखा को किस स्थान पर प्रतिच्छेद करती है? देशांतर रेखा
देशांतर रेखा भाई, देशांतर रेखा मकर रेखा, भूमध्य रेखा और कर्क रेखा को किस स्थान पर प्रतिच्छेद करती है? प्रतिच्छेद मतलब काटती है। किस स्थान पर काटती है? प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो देशांतर रेखा जो है मकर रेखा को कहाँ काटेगी, भूमध्य रेखा को कहाँ काटेगी और कर्क रेखा को कहाँ काटेगी? ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? जो देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा यह जो है मकर रेखा को अटलांटिक महासागर में, मकर रेखा को कहाँ पे? मकर रेखा को अटलांटिक महासागर में काटती है। ठीक है, अटलांटिक महासागर में काटती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है यही देशांतर रेखा जो है, देशांतर रेखा भूमध्य रेखा को, देशांतर रेखा जो है भूमध्य रेखा को गिनी की खाड़ी में काटती है। ठीक है, कहाँ पे? गिनी की खाड़ी में। ठीक है, और कर्क रेखा को, तो यही देशांतर रेखा जो है कर्क रेखा को, कर्क रेखा को अर्जीरिया में, कहाँ पे? अर्जीरिया में काटती है। अर्जीरिया में काटती है या प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, कहाँ पे? अर्जीरिया। आपका आंसर क्या होगा? अर्जीरिया या अर्जीरिया। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितने समय का अंतराल होता है? एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितने समय का अंतर होता है? कितने समय का अंतर होता है? कितने समय का अंतर होता है? आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच जो है कितने समय का अंतर होता है? तो आप कहेंगे केवल 4 मिनट का। 4 मिनट का। ठीक है, 4 मिनट का। भाई क्या होता है? डिग्री में कितना होता है? तो डिग्री में बोलेंगे 1 डिग्री होता है। ठीक है, कितना? 1 डिग्री। 1 डिग्री जो है क्या होता है? 1 डिग्री क्या होता है? 4 मिनट के बराबर होता है। तो 4 मिनट बराबर 1 डिग्री। डिग्री के हिसाब से देखा जाए तो 1 डिग्री क्या 4 मिनट के बराबर होता है। तो अगर क्या समय है ना, यानी एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा के बीच का जो समय अंतर होता है केवल 4 मिनट का होता है। ठीक है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 24। देशांतर रेखा पर कौन से देश स्थित हैं? देशांतर रेखा पर कौन से देश स्थित हैं? ठीक है, चलिए इसको हम बाद में करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा, दोनों ध्रुवों को मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो यही बोला है, दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली रेखा कौन सी होती है? आप क्या बताएंगे? देशांतर रेखा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है? समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। 26 में क्या कहा है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से, किस दूरी को किस नाम से जाना जाता है? दूरी को
किस नाम से जाना जाता है, जाना जाता है? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा गोरे। क्या आंसर होगा? गोरे नाम से जानते हैं। किस नाम से? गोरे नाम से जानते हैं, गोरे नाम से जानते हैं, गोरे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस देशांतर रेखा का उपयोग समय निर्धारण में किया जाता है? किस देशांतर रेखा का उपयोग, किस देशांतर रेखा का उपयोग, देशांतर, किस देशांतर रेखा का उपयोग, ओके, क्या प्रश्न है? किस देशांतर रेखा का उपयोग, किस देशांतर रेखा का उपयोग, किस देशांतर रेखा का उपयोग, किस देशांतर रेखा का उपयोग समय निर्धारण में किया जाता है? समय निर्धारण में, समय निर्धारण में किया जाता है, समय निर्धारण में किया जाता है। किस देशांतर रेखा का उपयोग समय निर्धारण में किया जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा? चलिए बताइए, आपका आंसर क्या होगा? 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर। ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं प्रधान, प्रधान यामोत्तर, प्रधान याम्योत्तर, याम्योत्तर। ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? प्रधान याम्योत्तर। ठीक है। इसी को ग्रीनविच भी बोलते हैं, ग्रीनविच, ग्रीनविच लाइन, ग्रीनविच रेखा। ग्रीनविच रेखा कहाँ है? लंदन में है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम में है। क्लियर? आइए, इसी को अंतर्राष्ट्रीय रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी 0 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी बोलते हैं। क्लियर? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 हो गया, 28, 29, 30 देखते हैं, 30 तक करवाते हैं। 27 हो गया ना, 28। किस देशांतर रेखा का उपयोग तिथि निर्धारण में किया जाता है? देखिए, समय निर्धारण में आप यहाँ पे तिथि निर्धारण में किस देशांतर रेखा का उपयोग, किस देशांतर रेखा का उपयोग, किस देशांतर रेखा का उपयोग, रेखा का उपयोग समय निर्धारण नहीं बल्कि क्या यहाँ पे है? तिथि निर्धारण, तिथि निर्धारण, तिथि निर्धारण। किस देशांतर रेखा का उपयोग तिथि निर्धारण में किया जाता है? किस देशांतर रेखा का उपयोग तिथि निर्धारण में, तिथि निर्धारण में, तिथि निर्धारण में उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर होगा 180 डिग्री देशांतर। आपका आंसर क्या होगा? 180 डिग्री देशांतर। ठीक है, 180 डिग्री देशांतर। ठीक है, आइए क्वेश्चन। और इसी रेखा को क्या 180 डिग्री देशांतर रेखा को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। इसी 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय ये वाला नहीं रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, 180 डिग्री देशांतर को ही क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी बोलते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29 क्वेश्चन क्या है? उपोष्ण उच्च दाब कहाँ स्थित है? उपोष्ण उच्च दाब कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ठीक है, उपोष्ण उच्च दाब कहाँ स्थित है?
आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के बीच, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के बीच, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के बीच क्या है? उपोष्ण उच्च दाब है। ठीक है, उपोष्ण उच्च दाब है। कैसे देखिए यहाँ पे, ये क्या है? आपका इक्वेटर लाइन है, ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? कर्क रेखा है, ये क्या है? मकर रेखा है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या है? 66.5 पे, एक किस पे है? 23.5 पे है। ठीक है, ये कहाँ पे? 66.5 पे होता है। 66 पे कौन होता है? आर्कटिक होता है। ठीक है, यहाँ क्या है? 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है। ठीक है, और ये क्या है? ये भी क्या है? ये 23.5 है। ठीक है, और ये क्या है? ये क्या है? आपका 66.5 है। ठीक है, तो देखिए ये वाला एरिया क्या होता है? ये जो एरिया है ना, इस एरिया को क्या बोलते हैं? इस एरिया को बोलते हैं उष्ण। क्या बोलते हैं? उष्ण कटिबंध। ठीक है, उष्ण कटिबंध बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इस एरिया को ठीक है, इस एरिया को बोलते हैं उपोष्ण। क्या बोलते हैं? उपोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उपोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध। दोनों एक ही नाम है, दोनों को एक दूसरे का पर्याय है, उपोष्ण कटिबंध या शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, मतलब ये शीतोष्ण का मतलब क्या है? यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है? समान होता है, मतलब हल्की गर्मी और हल्की ठंडी होती है। ठीक है, हल्की गर्मी हल्की ठंडी होती है। ठीक, सेम कंडीशन यहाँ पे भी होता है। ठीक है, इसको भी क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। तो जब हम कटिबंध पढ़ाएंगे, ठीक है, तापिक कटिबंध जब पढ़ाएंगे तो उसमें क्लियर हो जाएगा। तो अभी याद ध्यान दीजिए, उपोष्ण उच्च दाब कहाँ स्थित है? आप कहेंगे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। देखिए ये क्या उत्तरी गोलार्ध है ना, और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में ये है। ठीक है, क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। तब क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 जो है, कर्क रेखा किन महासागरों और समुद्र से होकर गुजरता है? ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा छोड़िए, इस क्वेश्चन को बाद में देखते हैं। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे मैं केवल करवा देता हूँ। ठीक है, भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर गुजरता है? ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको मैं अलग वीडियो के रूप में बना करके आपको दे दूँगा। ठीक है, मैं सबका सब भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर गुजरता है, मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरता है, कर्क रेखा भी किन किन देशों से होकर गुजरता है। देखिए जो कर्क रेखा है ना, कर्क रेखा टोटल 17 देशों से होकर गुजरता है। कर्क रेखा जो है टोटल 17 देशों से होकर गुजरता है। ठीक है, ऐसे ही जो भूमध्य रेखा है वो भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर, 13 कंट्री से होकर गुजरता है। ठीक है, ठीक है, ऐसे नीचे जो मकर रेखा है, मकर रेखा वो 10 कंट्री से होकर गुजरता है। ठीक है, 10 कंट्री से होकर गुजरता है। तो हर एक रेखा के ऊपर हम अलग से वीडियो बना देंगे, आप लोग देख लीजिएगा ध्यान से, सब क्लियर हो जाएगा। एक ही देश, एक ही कंट्री को हम रटवा भी देंगे। ठीक है, क्लियर? अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ अफ्रीका की कांगो नदी को भूमध्य रेखा कितनी बार काटती है? साउथ अफ्रीका की कांगो नदी, यानी साउथ अफ्रीका की, क्वेश्चन 29, साउथ अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका की कांगो नदी, साउथ अफ्रीका की कांगो नदी भूमध्य रेखा को कितनी बार काटती है? भूमध्य रेखा को कितनी बार काटती है? आप कहेंगे 2 बार। कितनी बार काटती है? आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 2 बार। ठीक है, क्या आंसर होगा? 2 बार। ठीक है, 2 बार काटती है। साउथ अफ्रीका में जो कांगो नदी है वो भूमध्य रेखा को कितनी बार काटती है? तो आपका आंसर होगा 2 बार। कितने बार काटती है? तो 2 बार। ठीक है, क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 31 31
31 क्वेश्चन क्या है, दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी कहाँ पर होती है और कितनी होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी कहाँ और कितनी होती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी कहाँ, ठीक है। दो देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक दूरी कहाँ, ठीक है, और कितनी होती है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कितनी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। दो देशांतर रेखाओं के बीच, ठीक है, दूरी सबसे अधिक कहाँ पर और कितनी होती है, ठीक है। तो विषुवत रेखा पर सबसे अधिक, ठीक है, यानी विषुवतीय देशांतर रेखाओं के बीच सबसे अधिक। आप कहेंगे, आपका आंसर क्या देंगे आप, विषुवत रेखा पर, ठीक है। आपका आंसर क्या होगा, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, ठीक है। विषुवत रेखा पर, ठीक है, कहाँ पर होती है, तो विषुवत रेखा पर। कितनी होती है, आप कहेंगे 111.32 किलोमीटर, ठीक है, सबसे अधिकतम यही होती है, ठीक है। विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर होती है, ठीक है। देखिए, जो अक्षांश रेखाएं होती है ना, अक्षांश रेखाओं के बीच की गैपिंग जो गैपिंग होती है, जो डिस्टेंस होता है, वो इक्वल, हर जगह इक्वल होता है, 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 111 किलोमीटर। लेकिन देशांतर रेखाओं में ऐसा नहीं होता है। देशांतर रेखाओं में जो डिस्टेंस होता है वो घटता रहता है, बढ़ता रहता है, ठीक है, मतलब, ठीक है। उत्तरी ध्रुव से जब आते हैं विषुवत रेखा की तरफ, तो क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता चला जाता है, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो विषुवत रेखा पर सबसे अधिक, ठीक है, दो देशांतर रेखाओं के बीच जो अधिकतम डिस्टेंस होती है, कहाँ पे होती है, आप कहेंगे विषुवत रेखा पर होती है, ठीक है। कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर, ठीक है, 111.32 किलोमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 32, ठीक है। 32 है, साउथ अफ्रीका की लिम्पोपो नदी को मकर रेखा कितनी बार काटती है। साउथ अफ्रीका